तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर क्या होता है पहले ये बता दूं। इंटरफेरोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इंटरफेरेंस फिनोमेना। जिस तरह से अपने पास होता है मीटर स्केल, तो उससे हम लेंथ मेजर करते हैं, डायमेंशंस को मेजर करते हैं। उसी तरह से जो हमने अभी तक ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल फिनोमेना जो इंटरफेरेंस पढ़ा, उसको हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरह से उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड इंटरफेरोमीटर। राइट, सिंपल। तो इंटरफेरोमीटर कई तरह के होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको डेवलप कर रखे हैं इंटरफेरेंस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए। राइट, तो यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में एक सेकंड भी है, दैट इज फैब्रिक इंटरफेरोमीटर। राइट, तो ये दो हमें डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आपको समझना है। राइट, तो डिस्कस करते हैं कि इंटरफेरोमीटर है क्या। बेसिकली एन इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है which uses interference phenomena. Right, अब मैं इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या होता है, बेसिकली यू कैन से दैट द redistribution of energy in the medium, that is called interference. Right, superposition of two waves, है ना। दो वेव्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ को मीडियम में प्रोपेगेट हो रहे हैं तो वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे, उनकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो इंटरफेरेंस फिनोमेना को यूज करके इस इंस्ट्रूमेंट से हम यूज कर सकते हैं इन द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड वेवलेंथ और द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या क्या मेजर कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम इंटरफेरेंस फिनोमेना को स्टडी करते हुए लाइट जो हम यूज कर रहे हैं उस लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, or you can say that the measurement of distance in terms of known wavelength of light, distance के टर्म में भी हम wavelength कैलकुलेट कर सकते हैं। In this instrument, light from an extended source is divided into two parts. देखिए दो तरह के हम वे से, एक तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट था, एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड था, एक में पॉइंट सोर्स था, एक में एक्सटेंडेड सोर्स था। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड सोर्स के बेसिस पे हम इंटरफेरेंस फिनोमेना को स्टडी करेंगे। Right, so in this instrument light from an extended source is divided into two parts. Right, amplitude division हो रहा है by partial reflection and transmission. Reflection आपको मालूम है, right, light reflect हो जाएगी, किसी surface से bounce back हो जाएगी, that is the reflection. Transmission यानी कि उसमें से transmit होगी, pass होगी उस medium से। तो ये दो phenomena पे ये based है, उसके बेसिस पे हम उसको इंटरफेरेंस फिनोमेना को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट, these two beams are sent at right angles. राइट, दो बीम होंगे, एक सोर्स से जो लाइट इमिट हो रही है उसको दो पार्ट में हमने पार्शियली डिवाइड कर दिया और उसको राइट एंगल्स पे इंसिडेंट कराया, राइट एंगल्स टू ईच अदर इन द टू डायरेक्शंस। They get reflected from the mirrors and form interference fringes which are observed and investigated. Right, जब मालूम है कि दो सोर्स से आइदर रिफ्लेक्शन से और ट्रांसमिशन के बाद फिर रिफ्लेक्शन होगी, तो जो लाइट फिर वापस आएगी तो रिफ्लेक्शन पे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो लाइट मर्ज हो जानी ही, इंटरफियर कर जाएगी, सुपर इम्पोज कर जाएगी, तो हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही रिकमेंड किया था कि आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में सारा कुछ स्टडी कर लेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से। राइट, तो उसको आपने पढ़ रखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि फ्रिंजेस क्या होते हैं और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या होते हैं। राइट, किस तरह के वो फॉर्मेशन होते हैं, तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर से और उससे फिर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में भी डिस्कस करेंगे कि इस इंटरफेरोमीटर का क्या यूटिलाइजेशन है। राइट, तो दिस इज अबाउट माइकलसन इंटरफेरोमीटर। राइट, अब कंस्ट्रक्शन किस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन है, तो मैंने जब कोहेरेंस लेंथ प्रीवियस लेक्चर में कोहेरेंस टाइम बता रहा था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे इसके माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में डायग्राम डिस्कस किए थे। नो डाउट मैं यहाँ पर भी एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ ये सारा कुछ डिस्कस करने से पहले। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने रजिस्टर पे बना लेंगे। यहाँ आप जस्ट इसको ब्रीफ एक बार देख लें, एक
यहाँ पर सोर्स है, राइट, यहाँ पर सोर्स है, सारे डायरेक्शंस में अनपोलराइज्ड लाइट है, सारे डायरेक्शंस में लाइट इमिट हो रही है। अब इसको पैरेलल करने के लिए हम एक कन्वेक्स लेंस यूज कर रही है, राइट। यहाँ पर लेंस हम यूज किए हैं कन्वेक्स लेंस, जो कि कन्वर्ट ये पैरेलल कर देगा रेज को, राइट। ये प्लेन मिरर है, पार्शियली शिल्वर्ड है, राइट। ये प्लेन मिरर है, एक मिरर नहीं ग्लास प्लेट है। मिरर तो ये है, दो मिरर, एक मिरर M1 है, एक मिरर M2 है। यहाँ पर दो ग्लास प्लेट लगाया गया है, ये पार्शियली सिल्वर्ड है, राइट। यहाँ पर एक दूसरा इसी का मतलब ये दोनों सेम ही मटेरियल का है, सेम थिकनेस का है, कट करके इसको दो यहाँ पर यूज किया गया है। और यहाँ पर टेलीस्कोप यूज किया गया सो दैट कि यहाँ पर भी रेज गई या ऐसे इंसिडेंट हुई, यहाँ से दो पार्ट में ट्रांसमिट होकर के कुछ पार्ट चली गई, और ये यहाँ से एक रिफ्लेक्ट होकर के इधर मेरे पे आ रही है, और रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ गई, और यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के आ गई रेज। तो यहाँ पर टेलीस्कोप पे दो रेज जब इमर्ज होंगी तो हमें ये यहाँ पर ऑब्जर्व हो गई इंटरफेरेंस रेंजेस, राइट। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसको आप माइंड में ध्यान रखेंगे। बार बार मैं स्क्रीन इधर सेकंड पेज पे नहीं जाऊंगा, राइट। तो ध्यान रखेंगे कि क्या क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सिल्वर्ड प्लेट पी placed at an angle 45 degree. So the first जो सेमी सिल्वर्ड प्लेट है, ग्लास प्लेट है, दैट इज placed at a 45 degree angle, right to the horizontal, horizontal से 45 डिग्री पे ये placed है, राइट। ये ध्यान रखना है कि सेमी सिल्वर्ड है। M1 and M2 are to make highly polished silver mirrors। दो मिरर्स हमने बताया कि दो मिरर्स इसमें लगे हैं, वो पॉलिश्ड है सिल्वर्स के थ्रू, राइट। हाईली पॉलिश्ड सिल्वर मिरर्स है, राइट, सो दैट की रिफ्लेक्शन प्रॉपर होगा। These mirrors are provided with leveling screws at the back। आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि इस मिरर के अक्रॉस ये स्क्रू लगा है, सो दैट कि इसकी हम लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दोनों मिरर में ये स्क्रूज लगा रहेगा, राइट। तो इससे हम उसको सेट कर सकते हैं। Mirror M1 can be moved towards or away from the plate P with the help of micrometer screw, not shown in the figure। क्यों ये माइक्रोमीटर स्क्रू नहीं शो किया गया है उसमें, और इसको हम बैक और फॉरवर्ड में मोशन करा सकते हैं। जो मिरर M1 है, इसमें ये देखिए, इस मिरर को इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू से, जो कि इसमें डायग्राम में रिप्रेजेंटेड नहीं है, बट आपके यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसा है। P1 is another glass plate। एक P1 हम another glass plate ले रखे हैं P के जस्ट बाहर, जो P placed है उसके जस्ट बाहर, whose thickness is exactly equal to the thickness of plate P। देखिए, ये जो इसकी जो थिकनेस है, ये P1 के जस्ट फ्रंट पे एक और हमने P1 यूज किए हैं ग्लास प्लेट, जो कि बिल्कुल थिकनेस उसकी सारा कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड पैरेलल टू P। ट्रांसपेरेंट है और पैरेलल टू P। S is the monochromatic source of light। एक जो सोर्स है, दैट इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। इसको हमने कह दिया कि सोडियम लैंप से जो लाइट इमिट हुई है, दैट इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ पर मैं बॉदर कर दूं कि कोई भी लाइट इन जनरल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसको मोनोक्रोमेटिक नहीं कहेंगे। सोडियम भी दो पार्ट में स्प्लिट होता है, उसकी दो वेवलेंथ होती है, बट ब्रॉड लेवल पे हम कह देते हैं कि वो मोनोक्रोमेटिक है, राइट। और लेंस L is converging lens whose function is to make the source of light as an extended one। तो हमें इसमें इंटरफेरेंस रेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का प्रोसेस यूज कर रहे हैं इंटरफेरेंस रेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए, तो यहाँ पर हमने लेंस L यूज किया, दैट इज द कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस दैट वर्क्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस, राइट। तो एक्सटेंडेड सोर्स की तरह हमें ट्रीट करने के लिए यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज कर रखे हैं, राइट। तो ये सोर्स हो गया मोनोक्रोमेटिक सोर्स, सोडियम लैंप हो गया, यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस हो गया। एक प्लेट P है, सिल्वर्ड है, पार्शियल सिल्वर्ड है। एक प्लेट P1 यूज किया है, दो मिरर है, इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू भी लगा है, इसको हम मूव कर सकते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए टेलीस्कोप लगा है, राइट। तो इसके इंट्रोडक्शन में ही हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं।
अब इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के समझिएगा, क्योंकि इधर उधर ध्यान रहेगा तो ये समझ में नहीं आना है बिल्कुल क्लियर कट, राइट। तो इसमें डिस्कस करते हैं। लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस rendered parallel by the lens L is made to fall on a semi-silvered plate। अब देखो कितना कॉम्पैक्ट सेंटेंसेस इसमें लिखा गया है कि एक तो एक सेमी सिल्वर प्लेट दी है, इस पे लाइट इस लेंस के थ्रू एक्सटेंडेड सोर्स से इस पे इंसिडेंट कराई जा रही है, और जो सोर्स है हमारा वो मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, राइट। एक्सटेंडेड सोर्स क्यों है, क्योंकि ये देखो पैरेलल आ रही है, एक्सटेंडेड सोर्स ये हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ही दूर से लाइट आ रही है, राइट। द प्लेट P divides the incident beam of light into reflected and a transmitted beam of equal intensity। ये जो P प्लेट है इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा, एक तो ट्रांसमिट हो जाएगी लाइट और उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो ये लिखा है इक्वल इंटेंसिटी। द रिफ्लेक्टेड बीम विच फॉल्स ऑन मिरर M1, तो मैं स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखो कि ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये तो यहाँ पर क्योंकि ये मीडियम एयर से प्रोपेगेट कर रहा है तो यहाँ पर लाइट पहले रिफ्रैक्ट होगी, राइट। तो वहां पर फिर अंदर गई मीडियम में, यहाँ पर फिनोमेना होगी दो पार्ट में स्प्लिट होकर के, और यहाँ पर फिर से वापस आ गई ये सेकेंडरी मीडियम से, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया, राइट। तो M1 मिरर यहाँ पर है एंड ट्रांसमिटेड beam which falls on the mirror M2 are incident normally when the apparatus is in normal adjustment। देखो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से ये रेस डायरेक्टली यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, यहाँ से आप इमेजिन कीजिए, इसको तो हम बाद में बात करेंगे कि क्यों इंट्रोड्यूस किया है। ये समझ लीजिए कि सीधी रेस इंसिडेंट हो रही है तो वापस वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ये आपको कंडीशन मालूम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। After reflection from mirror M1 and M2, a part of the amplitude of the wave from M1 is transmitted along AE, while a part of amplitude of the wave from M2 is reflected along AE, right। अब देखिए ऐसा थोड़ी है कि लाइट यहाँ पर इस मटेरियल पे इंसिडेंट हो गई तो सारा के सारा वो रिफ्लेक्ट ही हो जाएगी। तीन तरह के फिनोमेना हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। जो मैंने एक शेयर किया था अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके 8-10 मिनट का, उसको आप लोग ध्यान से एक बार सुनिएगा, देखिएगा कैसे क्या ये फिनोमेना होता है, राइट। कई लोगों ने देख रखे हैं, सुन रखे हैं, उसको बहुत अच्छा लाइक किए हैं, राइट। और आप सभी लोग उससे जुड़े और इवन अपना जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप जुड़े, है ना, उस लेक्चर्स को सुने, अच्छे से पढ़ें। As these two waves entering the telescope are derived from the same source as these waves are coherent waves। देखिए इन बिटवीन में अभी नहीं डिस्कस किया कि AE क्या है, कि यहाँ से कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी और यहाँ से कुछ पार्ट जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, वो दोनों यहाँ पर आके मर्ज हो रही हैं, यहाँ पर इंटरफेरेंस फिनोमेना हमें ऑब्जर्व होगा। क्यों? क्योंकि ये दो जो लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो सेम सोर्स एस से ही एस का ही पार्ट है, तो then these two waves will be coherent। coherent यानी कि हम कह सकते हैं कि सेम फेज में हो सकता है या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो सकता है, तो ये इंटरफियर सुपर इम्पोज होगा ही होगा, राइट। These two waves entering the telescope are derived from the same source as hence these waves are coherent waves। These coherent waves interfere with each other and interference fringes formed are seen through the telescope, राइट। वही हम लोगों ने डिस्कस किए कि वहां पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे और इंटरफेरेंस फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बात आए कि हमने तो सर ये बात किए ही नहीं, P1 वाले जो ग्लास प्लेट पे यूज कर रखे हैं, प्लेट को यूज किए हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, उसको हमने क्यों यूज कर रखे हैं। देखिए अब उसकी फिजिक्स क्या है। आपने ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो M1 जो P प्लेट है उससे 3 बार उसे लाइट रे क्रॉस कर रही है, लेकिन जो सेकंड रे है, फर्स्ट रे को हमने M1 के थ्रू वाले कह दिया, सेकंड रे कह दिया कि हमने जो M2 की तरफ इंसिडेंट हो रही है।
इनके पाथ में डिफरेंस है उसको कंपेंसेट करने के लिए इन दोनों रे के अगर हम इमेजिन करें, इनको आप इमेजिन कीजिए कि ये रे 1 है और ये रे 1 है और ये 2 है, तो इनके पाथ डिफरेंस में पाथ डिफरेंस है, बहुत ज्यादा पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर एक डिफरेंट प्लेट यूज किए सो दैट कि ये जो पाथ डिफरेंस है वो कंपनसेट हो जाए, है ना, इंटरफेरेंस फिनोमेना को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर हमने जो प्लेट P1 यूज की, इसको हम कह सकते हैं कंपनसेटिंग प्लेट, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसको डिटेल में जरा यहाँ पर मैं बता दूं आप लोग को। देखिए, the rays which gets reflected from mirror M1 crosses the plate P twice, in all thrice। इवन एक बार इंसिडेंट होगी, फिर इंटर की है, फिर ट्रांसमिट करे, वो वापस आएगी, तो 3 बार होगी, राइट। एक बार ऐसे जैसे प्लेट है तो एक बार तो ये इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर गई, वापस जब आएगी तो यानी कि 3 टाइम्स इससे इस प्लेट से 3 टाइम्स इससे क्रॉस हो गई, राइट, इस लोकेशन से। बट सेकेंड रे के साथ नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट रे की बात कर रहे हैं वो सेकेंड रे के साथ ऐसा नहीं हो गया, वापस आ गया तो उसका कुछ पार्ट तो वो ट्वाइस ही हुआ, तो 1 टाइम्स डिफरेंस हो गया, राइट। फॉर द रे व्हिच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M2 ट्रेवल्स ओनली इन ईयर में केवल जा करके प्रोपेगेट कर रही है 1 टाइम्स, राइट। दिस मीन्स दैट the ray which travels along the mirror M1 covers an additional path। ये पाथ को समझिए कि जो M1 के तरफ जो लाइट जा रही है तो वो कितना 2 टाइम्स, राइट। और n-1, ये n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो ग्लास एक्चुअली उसमें से ट्रांसमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रोपेगेट कर रही है, तो यहाँ पर n-1 यूज कर लिए और उसकी थिकनेस t, राइट। तो 2 into n-1 into t, राइट। 2 यहाँ पर ट्वाइस हमने टर्म लिखे थे ना, दैट वाई। तो इतना एडिशनल पाथ वो ट्रेवल कर रही है मिरर M1 से ले, where t is the thickness of the plate P and n is the refractive index, right। तो ये सब टर्म्स आपको मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, how the rays converges, diverges, diverges, या फिर हाँ ये कह सकते हैं from a medium, that is the refractive index, or sin I upon sin R, that also represents a refractive index। So this does not create any difficulty if you are using monochromatic light, but if white light is used, then it does not create a problem because of the variation of n with wavelength, right। To overcome this difficulty, another plate P1 is introduced between P and mirror M2, right। कि P1 और मिरर P एंड मिरर M1 M2 के बीच में हमने एक P1 प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग प्लेट, that is called compensating plate। The plates P and P1 are of the equal thickness, being cut from a single optically plane parallel plate to ensure the equality of thickness and the nature of the material। ये चीजें ध्यान रखने बात है, इस में बॉर्डर किया था, ये दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, उसकी थिकनेस इक्वलिटी सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर से वहां पर पाथ डिफरेंस का इश्यू क्रिएट हो सकता है। The function of the compensating plate is that, मतलब P1 का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या फंक्शन है, is that the rays of light traveling towards M1 and M2 must travel equal path। उसमें पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस जनरेट करेगा। आपको मालूम है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या फॉर्मूलेशन है, राइट। तो उससे फिर फेज डिफरेंस आ जाएगा, उससे फेज डिफरेंस होगा तो इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं होगा, इसलिए इसको कंपेंसेट करने के लिए हमने प्लेट को यूज किया थ्रू द ग्लास प्लेट, राइट। और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। द फेज चेंजेस ऑन रिफ्लेक्शन, the phase changes on reflection at mirrors M1 and M2 are smaller, right। The phase changes due to reflections in air and glass are also similar, each being equal to pi।
180 डिग्री का फेज डिफरेंस गिवन होता है। द टू रेज रीचिंग द टेलीस्कोप shall interfere constructively। जो टेलीस्कोप के पास दोनों रेज वापस से रिफ्लेक्ट होकर के उसका कुछ पार्ट जो पहुंच रही हैं वो कैसा इंटरफियर करेगी, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेगी या फिर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेगी, डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस। देखिए क्यों मैंने बोला था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिवाइज करने के लिए, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव का क्या कंडीशन है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव के लिए देखो दोबारा सुन लीजिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए, यानी कि एन लैम्डा या फिर एम लैम्डा कह सकते हैं, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए पाथ डिफरेंस। तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका पाथ डिफरेंस कैसा है, राइट। तो लिखा है if the path difference between two rays reaching the telescope is m lambda, right, where m is the integer and lambda is the wavelength of light used, then the constructive interference takes place, right। अगर उसका पाथ डिफरेंस m lambda के इक्विवेलेंट है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसके जस्ट अपोजिट। ऑन द अदर हैंड इफ द पाथ डिफरेंस इज 2m+1 into lambda by 2, then destructive interference occurs, right। destructive interference के लिए path difference इतना होना चाहिए। the path difference between the two beams am1 and am2a, am1a and am2a can be altered by moving mirror m1। मिरर m1 को मूव करके बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में वहां पर जो स्क्रू लगा है उसके हम पाथ डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं, उसको ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप एक बार चेक कर लीजिए, देखिए मिरर, ये है मिरर M1। तो यहाँ से जो रेस इन जो टेलीस्कोप में हमें रीच कर रही हैं, यहाँ पर जो ऑब्जर्व कर रही हैं, उसके हम पाथ डिफरेंस को कैसे अल्टर कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके हम पाथ लेंथ को कम ज्यादा करके, राइट। ये है ना मिरर am1a, इसके हम पाथ डिफरेंस को चेंज करके इसकी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में कर दिए तो इसका पाथ डिफरेंस दोनों का चेंज हो सकता है, राइट। तो अब हमें ये सारे तो डिस्कस कर लिए किस तरह से इसके फॉर्मेशंस होते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं। अब कैसा क्या नेचर होगा उसके बारे में भी हमें ऑपरेशन करना है, और क्या इससे हम वेवलेंथ ऑफ लाइट किस तरह से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, राइट। तो यहाँ पर जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फ्रिंजेस। फ्रिंजेस किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। When we see through the telescope, the mirror M1 is seen directly and virtual image of M2 is also seen in M1. If the distance of M1 and M2 from plate P are not exactly equal, plate P जो सेंटर में हमने 45 डिग्री पे रख रखे हैं, तो वो अगर इक्वल नहीं हो, then image of M2 is formed slightly ahead or at the back of M1, right? Therefore, the system reduces to the equivalent of an ear film enclosed between the mirror M1 and the virtual image of M2. बहुत ही एडवांस चीजें यहाँ पर डिस्कस करी जा रही है कि मिरर M1 और उसके जो बीच में ईयर फिल्म एक बन गई, तो उसकी वजह से वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगा। नाउ टू सी द whether both the mirrors are at right angles to each other, एक मिरर ऐसे है और एक मिरर ऐसे है, right? Mirrors are at right angles to each other are not, a pin is placed between the source S and the plate P, looking along EA, that is through the telescope. Two images of pin are seen.
जो पिन हमने इंट्रोड्यूस की है उसके 2 इमेजेस ऑब्जर्व करेंगे। द एडजस्टमेंट ऑफ मिरर M2 इज मेड विद द हेल्प ऑफ 3 स्क्रूज। जो भी मिरर के बैक साइड में स्क्रूज जो यूज कर रखे हैं उससे हम उस इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। such that both the image of the pin coincide, which means दो जो इमेजेस बन रखे थे उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो इमेज coincide हो जाए, which means both the mirrors are at right angles to each other। किस तरह से हम इसको राइट एंगल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं, वो मिरर और सोर्स के बीच में एक पिन इंट्रोड्यूस करके उसके इमेजेस को हम coincide करा सकते हैं, तो एग्जैक्टली राइट एंगल पे दोनों मिरर हो जाए। The pin is now removed. Now, if the distance AM1A and AM2A are exactly equal, अब इसका formula हो गया, the field of view shall be totally dark. That is, destructive interference takes place. होगी तो देखो इसमें क्या हुआ, कैसा इंटरफेरेंस हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने ऑब्जर्व किया। स्लाइट मूवमेंट ऑफ मिरर M1 forward or backward shall produce concentric circular fringes in the field of view। यानी कि concentric circular fringes हमें ऑब्जर्व होगी, concentric circular fringes ऑब्जर्व होगी। इसके थ्रू जब उसको हम मिरर M1 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे कि आगे की तरफ डिस्प्लेस कर दी, मान लीजिए कि मिरर पहले यहाँ पर था, अब उसको हमने डिस्प्लेस करके यहाँ कर दिया, राइट, ये M1 हो गया। तो उस केसेस में कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस उस वे में हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके मैथमेटिकल टास्क किस तरह से उसके फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस का क्या नेचर है, और इस सारे चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ये बहुत लंबी है ये टॉपिक नो डाउट, और कल के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके मैथमेटिकल टास्क भी करेंगे हम लोग, और इसका यूजेस क्या है, किस तरह से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑब्जर्व होता है, राइट। तो वगैरह कल डिस्कस करेंगे।